This is our first lecture of world map series. Here we know about the map. So first we know about what is atlas. Atlas is a group of maps. When you are जब आप लोग एटलस की जो किताब देखते होंगे उसमें आपको बस मैप ही मैप नज़र आते होंगे। तो ये एक नक्शों का समूह होता है जिसे एक क्रमबद्ध तरीके से सजा दिया जाता है तो किताब के रूप में, तो उसे एटलस कहते हैं। और एटलस के जन्मदाता मार्केली को माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें जो वर्ल्ड है इसमें 7 महाद्वीप होते हैं, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। तो सबसे कॉन्टिनेंट को जानने से पहले हम जानेंगे आइलैंड। तो आइलैंड एक ऐसी चीज़ या वस्तु ऐसी जगह होती है जो चार ओर से पानी से घिरी रहती है। जैसे यहाँ हम देखेंगे अबाउट मेडागास्कर, होलोलुलु, क्यूबा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं द्वीप, जैसे हम आइलैंड कहते हैं। जैसे ये हमने जूम करके दिखाया है आपको, तो इसमें जो आपको ये पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है, ये वाला जो पर्टिकुलर आपको एरिया दिख रहा है, तो ये क्या है? ये है द्वीप, आइलैंड। ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और जब हम अपने इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी बहुत से द्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम अगर बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, जो बे ऑफ बंगाल में है। तो अभी हम आपको बे क्या होती हैं ये सब आगे चल के बताएंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंडमान निकोबार। ये है अंडमान निकोबार का रीजन, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं इन्हें द्वीप कहा जाता है। आपको ये दिख रहे होंगे, इन्हें हम द्वीप कहते हैं। इस अंडमान निकोबार के पर्टिकुलर रीजन में बहुत से द्वीप हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है अंडमान आइलैंड, ये अलग दिख रहा है, और निकोबार आइलैंड इसके नीचे से अलग दिख रहा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइलैंड। अब हम जानेंगे कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। जो आइलैंड का जो बिग फॉर्म होता है उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। ऐसा बड़ा ज़मीनी क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा। इसे थोड़ी बड़ी थिकनेस कर लेते हैं जिससे कि आसानी हो समझने में। ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है और ये बड़ा क्षेत्र है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंट। जबकि इस छोटे से क्षेत्र को, जो मेडागास्कर देश है, इसे हम आइलैंड कहते हैं। और ये भी कॉन्टिनेंट है, ये बड़ा सा दिख रहा है। ये यहाँ ये जो दिख रहा है ये कॉन्टिनेंट है, ठीक। ये भी कॉन्टिनेंट है, ये बड़ा सा, ये कॉन्टिनेंट है, और नीचे ये कॉन्टिनेंट है। तो अब हम इन कॉन्टिनेंटों को आकार के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में जानेंगे और उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी गैदर करेंगे। सो फर्स्ट वी नो अबाउट द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, वो है एशिया। ये नंबर 1 पे आता है। और एशिया को सभ्यता का पालना भी कहते हैं, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ ही सर्वप्रथम मानव जाति का विकास तो हुआ था अफ्रीका महाद्वीप में, जिसे हम मानव जाति का पालना कहते हैं, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है। लेकिन उस मानव का जो सभ्य मानव बना, उसका जो विकास हुआ वो एशिया महाद्वीप में हुआ। इसलिए एशिया महाद्वीप को उसका सभ्यता का पालना या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। और यहाँ ही बहुत सी सभ्यताओं का विकास हुआ। जैसे हमने सुना होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता, हांगहो नदी की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सभी एशिया में इनका विकास हुआ है। जैसे अगर हम बात करें कि
मेसोपोटामिया की सभ्यता तो जो इराक में उसका यहाँ विस्तार हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो तो इसका विकास पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हुआ है यहाँ पर, और थोड़ा इंडिया में भी हुआ है। इसके बाद हम बात करें ह्वांगहो नदी की सभ्यता, तो उसका विकास चीन में हुआ है। तो जो सभ्य माना हुआ वो एशिया में आकर ही हुआ है, इसलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसके बाद हम जानेंगे दूसरे सबसे बड़े द्वीप को। पहला तो हो गया हमारा एशिया, दूसरा है हमारा अफ्रीका सबसे बड़े में। तो अफ्रीका को हमने बताया ही जैसे कि मानव जाति का पालना कहते हैं, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। इसके साथ साथ या इसे अंधद्वीप या काला द्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो साक्षरता दर है बहुत कम है और ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, तो इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो वो है ये महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका। तो आप लोग ज़्यादातर समझते हैं कि अमेरिका ही एक महाद्वीप है, लेकिन नहीं, अमेरिका एक महाद्वीप नहीं है। जिसे हम यूएसए कहते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। ये यूएसए है, इसमें कनाडा भी आता है ये, और ये यहाँ मैक्सिको भी है। तो ये नॉर्थ अमेरिका जब पूरा कॉन्टिनेंट है, उसकी एक कंट्री या उसका एक देश है यूएसए, जिसकी चर्चा लगातार बनी रहती है। इसके बाद हम जानेंगे चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ब्राज़ील। मैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में एक बात बता दूं कि यहाँ जितने भी देश हैं, व्हेन वी आर सीइंग द कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर जितने भी देश हैं सभी तटीय देश हैं, सभी की बाउंड्री जो समुद्र से लगी हुई है। ये देखिए, जैसे कनाडा की बात करें, हम यूएसए की बात करें, मैक्सिको की बात करें, जितने भी देश हैं उन सभी की बाउंड्री तटीय कोस्टल एरिया से लगी हुई है। तो ये इसकी एक विशेषता है। और चौथे नंबर पे बात करते हैं हम साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका में कुछ देश आते हैं, और साउथ अमेरिका को हम क्या कहते हैं, पक्षियों का देश। यहाँ ही बुलट आंट पाई जाती है, बुलट आंट, यहाँ ही बुलट आंट पाई जाती है। इसे पक्षियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ सांपों का देश भी साउथ अमेरिका को ही कहा जाता है। और विश्व की 20% ऑक्सीजन जो है वो हमें यहाँ से ही मिलती है। यहाँ ब्राज़ील है, ये जो देश आपको दिख रहा है, यहाँ ब्राज़ील में अमेज़न के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो 20% ऑक्सीजन ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन अमेज़न फॉरेस्ट। सॉरी दोस्तों। तो ये हो गया साउथ अमेरिका के बारे में। ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप या कॉन्टिनेंट है। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। पांचवा सबसे महाद्वीप है। इस महाद्वीप में पूरे ही बर्फ़ से ढकी हुआ है और यहाँ कोई भी नहीं रहता है। ये सिर्फ वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यूज में लाया जाता है, इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाते हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी मानव नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे मानव रहित महाद्वीप भी कहा जाता है। क्योंकि यह बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे छठवें सबसे बड़े महाद्वीप की। तो ये है यूरोप है छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप। यूरोप को खुशहाल महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में जो आप लोग देखेंगे तो ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं और डेवलप कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर, तो इसे खुशहाल महाद्वीप भी कहा जाता है। ये जो आपको रशिया दिखता है, इसका रशिया का आधा पार्ट जो एशिया में आता है और आधा यूरोप में आता है। क्योंकि इसकी राजधानी यूरोप के एरिया में है, मॉस्को, तो इसे ज़्यादातर लोग यूरोप में ही समझते हैं। हालांकि इसका मेजर भाग जो है वो एशिया में है, लेकिन ज़्यादातर जनसंख्या जो है यूरोप वाले भाग में ही रहती है। तो ये हुआ हमारा यूरोप हुआ छठा सबसे बड़ा महाद्वीप।
इसके आगे होता हमारा है 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है ओशिनिया। ज़्यादातर लोग इसे ऑस्ट्रेलिया है कहते हैं, क्योंकि इस महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिसका इस कॉन्टिनेंट का मेजर भाग उसी से भरा हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है। इसे ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। ओशिनिया महाद्वीप के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया। तो ये 4 पार्ट इसके अंदर भी होंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में डीप स्टडी करेंगे। 8वां महाद्वीप भी हुआ है जियालैंडिया, लेकिन अब वो विद्यमान नहीं है, वो जो है समुद्र में ही डूब गया है। जो 8वां महाद्वीप था जियालैंडिया, लेकिन उसी जगह एक नई कंट्री उभरी है जिसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं। जैसा कि आपको समझ में आया है, अगर जियालैंडिया के आगे न्यू लगा दें तो उसे न्यूजीलैंड कहा गया इसी के आधार पर। जैसे जियालैंडिया है उसके आगे न्यू लगा दिया गया तो उसे न्यूजीलैंड कहा जाने लगा। तो ये तो हमने बताया आपको सभी महाद्वीप के बारे में और किस महाद्वीप को क्या कहते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही जो फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन पाए जा रहे हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे भारत देश की अडानी ग्रुप ने लिया है, इसका खनन करने का लिए कॉन्ट्रैक्ट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा देश भी आगे की ओर अग्रसर है। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे उसके बढ़ते घटते हुए क्रम में कौन सा द्वीप कब है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मैप को अच्छे समझना चाहते हैं तो आप ऑक्सफोर्ड की जो एटलस आती है उसे ले लें, और जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आप उसी में निशान लगा लें कुछ स्थान पर और उसी से पढ़ें, तो आपको मैप जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं कौन सा जो महाद्वीप है किस कंडीशन में आता है। तो पहले नंबर पे तो हमारा आता है एशिया, फर्स्ट वन पे। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पे जो आता है अंटार्कटिका, 6वें नंबर पे यूरोप, और जो 7वें नंबर पे है वो आता है ओशिनिया। ठीक, तो ये अगर आप ये मैप के माध्यम से याद रखेंगे कि कौन सा द्वीप का सबसे बड़ा है, तो आप ये कभी एग्ज़ाम में गलत नहीं करोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो अब हमने ये तो समझ लिया कौन सा द्वीप कहाँ है। अब हम इनका डीप अध्ययन भी करेंगे, लेकिन उस डीप अध्ययन से पहले हमें ये जानना होगा कि कुछ जो आकृतियाँ आपको पाई जाती हैं जो बात करेंगे हम, तो सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो यहीं पर हम बात करेंगे थोड़ा ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रीक के बारे में। तो क्रीक जब समुद्र की जो हिलोरें होती हैं या जो धारा आती है वो ज़मीन से टकराती है तो कुछ प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्रीक की। देखिए ये आपकी है ज़मीन, यहाँ ये ज़मीन है। ठीक, एक बार फिर से बना देता हूँ मैं। ये यहाँ पर तो ज़मीन है इस एरिया में, ठीक, लेकिन पानी यहाँ पर भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। मैं नीला कलर ले लेता हूँ। ठीक, तो ये पानी भरा हुआ है, ये यहाँ ये पानी हुआ है। तो जब समुद्र की हिलोरें आएंगी तो ऐसा पानी बनेगी, और जब ये इस प्रकार की आकृति बनती है तो इसे क्रीक कहते हैं, क्रीक। ठीक, CREEK, क्रीक कहते हैं इसे। इसके बाद अगर इससे बड़ी आकृति हो जाए इसी जगह, क्रीक का जो बिग फॉर्म होता है उसे हम गल्फ कहते हैं। सबसे पहले हम क्रीक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक, क्रीक क्या होती है, जो ये इस टाइप की आकृति बन रहती है, जो समुद्र की धारा है या उसके टक्कर से ज़मीन में ये इस प्रकार की आकृति बनी रहती है, और यहाँ ये पानी भरा रहता है यहाँ इस जगह पर।
तो इस प्रकार की आकृति को हम क्रीक कहते हैं। जैसे आपने पाया होगा कि सर क्रीक का मामला जो गुजरात के क्षेत्र में है, उसमें विवाद बना रहता है भारत पाकिस्तान के बीच। तो ये जो क्रीक होता है इसी प्रकार की एक आकृति होती है। उसके बाद हम बात करेंगे गल्फ की। तो गल्फ क्या होता है, इसकी थोड़ी बिग फॉर्म ऑफ क्रीक इज कॉल्ड एज गल्फ। तो इसका जो बड़ा थोड़ा रूप हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, गल्फ। तो देखिए इस प्रकार का ये गल्फ हो जाता है। ठीक, अब हम आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ी गल्फ, बिगेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज़ मैक्सिको की, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसे हम हिंदी में मैक्सिको की खाड़ी भी कहते हैं। तो उसके बारे में हम अभी आपको मैप पे दिखा देते हैं कि ये मैक्सिको की खाड़ी है कहाँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से सही समझ में आ जाता है कि होता क्या है गल्फ। ठीक, देखिए ये है, ये आपको यहाँ थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये है मैक्सिको, एक देश है। ये मैक्सिको एक देश है ये, ठीक। और ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये रही मैक्सिको की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये जो समुद्र के हिलोरों से जो बन जाता है तो ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये लिखा है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये कहाँ आती है, ये नॉर्थ अमेरिका के जो मैक्सिको है उसके ईस्ट की ओर आती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले और इससे हम आपको ये दिशा भी बता देते हैं। आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि दिशा क्या होती है। तो दिशा के लिए सबसे पहले अगर हमने ये बनाया तो ये दाएं हाथ की यहाँ ईस्ट हो गई, लेफ्ट हैंड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और अगर ये सेंटर है तो ये ईस्ट हो गया, ईस्ट के बाद वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और इसे हिंदी में हम कहते हैं पूरब, पश्चिम, और इसे उत्तर, दक्षिण। तो ये हमारा था दिशा के बारे में कि कौन सी दिशा कैसी होती है। तो ये आपने जान लिया होगा कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है और कैसे किस प्रकार की होती है। अब हम जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे, देखिए ये हो गया आपका सॉरी ये हो गया आपका क्रीक, ये हो गया गल्फ थोड़ा बड़ा रूप, और ये हो गया आपकी और थोड़ा बड़ा रूप। तो इसे हम कहते हैं वाट वी से इसे दिस इज कॉल्ड द बे, खाड़ी। गल्फ और बे दोनों को हिंदी में खाड़ी कहते हैं, लेकिन गल्फ और बे में डिफरेंस आता है। ओके, तो ये हम देख रहे हैं, ये है क्रीक, दिस इज गल्फ, और दिस इज कॉल्ड बे, BA बाई, खाड़ी। तो ये होती है बे। अब इसे हम आपको मैप में भी दिखाई देते हैं। तो सबसे बड़ा द बिगेस्ट बे इन द वर्ल्ड इज द बे ऑफ बंगाल, जो इंडिया के ही पूर्व में स्थित है या ईस्ट में स्थित है। देखिए ये है बे ऑफ बंगाल, कलर बदल लेते हैं, ये बे ऑफ बंगाल, ये एरिया है। तो ये जो एरिया है देखिए, ये है बे ऑफ बंगाल, ये एरिया पूरा जहाँ पानी, ये ज़मीन है, ये पानी से घिरा हुआ है। तो ये एरिया कहलाता है बे ऑफ बंगाल, और इसी प्रकार की बे, इसे ही बे कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे हम बात करें तो ये हो गया बे के बारे में। आगे इसका ही एक बड़ा फॉर्म आता है बाइट। ये एक अर्धचंद्राकार आकृति होती है, दिस वन, और चौड़ा हो जाए अगर तो ये कहलाती है बाइट, BI
GHT, तो ये बाइट कहलाता है। ये पानी ऐसा है और ये भर जाए तो इसे हम बाइट कहते हैं, ठीक। और इसके बाद आ जाता है तट। अगर ये इतना हो जाए पानी कि ये इसे भी काट दे, यहाँ भी काट दे जिस तट को, और ये तट ऐसा आ जाए, ऐसा ऐसा पूरा पानी हो जाए, पूरी एक सीधी रेखा बन जाए, तो इसे बीच कहते हैं। जैसे गोवा बीच, ऐसे हमने देखा होगा फिल्मों में या गाना में, तो इसे हम क्या कहते हैं, बीच कहते हैं। व्हाट वी कॉल्ड दैट, बीच, ठीक। तो इन सब की हम अब आपको एक इमेज दिखा देते हैं जो मैंने गूगल से ली हुई है इन सभी की। तो ये क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये है क्रीक, जो ये है क्रीक। इसके बाद ड्रॉ एडिट, ये ड्रॉ है, इसमें देखिए ये इस प्रकार की आकृति बन रही है। दिस वन क्रीक, दिस इज कॉल्ड क्रीक। इसके बाद आगे हम अगर देखें, क्रीक के बाद अगर हम बात करें तो ये है हमारा बाइट, दिस वन अर्धचंद्राकार आकृति होती है जो हाफ मून, ये होती है बाइट। बाइट ऑफ बेनिन आपको ये दिख रहा होगा, ठीक। तो ये तो बाइट हो गई। और अब आपको हम बीच में भी दिखा देते हैं। वैसे तो आपने इमेजेस देख ही रखी हैं, तो ये देखिए बीच है। इसमें क्या है, ये एडिट होने लगा है, एडिट लेकिन नहीं करना था हमें। तो ये देखिए ये है बीच, थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो है ना, तो इसलिए देखिए ये जो एरिया आपने देखा होगा, ये सीधी रेखा होगा ये यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बीच। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिगर्स व्हाट वी कॉल्ड, कैसे हम आप पहचानेंगे कौन क्या है। इसके बाद हम कुछ फिगर और जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या जानेंगे, केप। केप होता है ये केप, ये जो एरिया है ये ज़मीन है, ये ऐसा एरिया जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, केप। जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है उसे हम कहते हैं केप। दिस वन, जैसे ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। हम आपको पिक्चर दिखा सकते हैं, जैसे ये है, ये पिक्चर है केप ऑफ गुड होप की। ये एरिया जो है ये तीन ओर से, सी इट, तीन ओर से ये पानी से घिरा हुआ है, ये पानी है पूरा, तो ये क्या हुआ, केप, केप ऑफ गुड होप। ये फ़ोटो है केप ऑफ गुड होप की, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें केप के बाद पेनिनसुला, तो पेनिनसुला जो बिग फॉर्म ऑफ केप उसको कहते हैं पेनिनसुला। जैसे ये है, बड़ा कर दिया और तीन ओर से ये भी पानी से घिरा हुआ है, ठीक। तो ये तो हो गया क्या, केप, CAPE जैसे कहते हैं केप। आपने केप ऑफ गुड होप का नाम सुना होगा। और ये बड़ा है जो पेनिनसुला कहलाता है, तो पेनिनसुला, SULA, तो बड़ा फॉर्म, बिग फॉर्म ऑफ केप इज कॉल्ड पेनिनसुला। अब हम आपको मैप में ये दिखा देते हैं कि पेनिनसुला कहाँ है।
जैसे आपको पता होगा कि इंडियन पेनिनसुला होता है, इंडिया का जो है पेनिनसुला है, क्योंकि आप इंडिया का ये वाला जो पार्ट देखेंगे आप, ये इंडिया है और ये इंडिया का पार्ट है। तो ये जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है तो इसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला। यहाँ ऐसे ही यहाँ आगे चल के इंडो चाइना पेनिनसुला है। ये आप देखिए, यहाँ से बर्मा है, ये जैसे म्यांमार जिसका नाम हो गया, ये यहाँ से जो ये तीन ओर से ये घिरा हुआ है, तीन ओर से, जैसे इंडो चाइना पेनिनसुला भी कहते हैं। उसके बाद अरब पेनिनसुला, ये देखिए आप, अरब, ये बिगेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, अरब पेनिनसुला दिस इज, देखिए तीन ओर से ये भी घिरा हुआ है पानी से, ठीक। तो ये था आकृतियाँ कौन क्या हैं। और आप अगर इसे का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये ऊपर आकृतियाँ लिखी हैं कौन सी क्या चीज़ है, ठीक। ये जैसे हमने क्रीक के बारे में करा, क्रीक का जो बड़ा फॉर्म होता है उसे गल्फ़ कहते हैं, गल्फ़ का भी बड़ा फॉर्म बे का भी बड़ा फॉर्म जो अर्धचंद्र का बाइट होगा, और बाइट अगर समतल हो जाए बिल्कुल तो उसे बीच कहने लगते हैं उसका। अब देखिए ये जो क्रीक है, क्रीक का और ये केप देखिए, क्रीक का जो अगर हम मिरर यहाँ लगा दें और उसका देखें तो ये आता है, मतलब तीन ओर से जो समुद्र से घिरा हुआ है वो केप, और बड़ा क्षेत्र, कोई बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है उसे पेनिनसुला, और इसके बाद पेनिनसुला के बाद जो चारों ओर से घिरा हुआ उसे आइलैंड, और कोई बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से घिरा हो तो उसे कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट विश्व में कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में हैं। तो ये था हमारा मैप का सेशन। अब चलिए जानते हैं, तो हमने सबसे पहले ये जान ही लिया, तो एक बार और रिवीजन करवा देते हैं कि कौन सा द्वीप कैसा है। मेरे साथ साथ आप लोग भी कहा करें कि कौन सा द्वीप कैमे नंबर में आता है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आप इस वीडियो को देखते देखते ही आपको ये याद हो जाए। तो पहले नंबर पर हमारा सबसे बड़ा एशिया, सेकंड वन अफ्रीका, थर्ड वन नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ वन साउथ अमेरिका, फिफ्थ वन अंटार्कटिका, सिक्स्थ वन यूरोप, सेवेंथ वन ओशियानिया। चलिए मेरे साथ फिर से दोहराइए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशियानिया। एक बार फिर से, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशियानिया। तो ये थे हमारे 7 कॉन्टिनेंट, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट की। सबसे बारे हम किस बारे में बात करेंगे, एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे पहले हम बात करेंगे, और इसके जो कंट्री हैं उसके बारे में ही मैं भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जूम कर लेते हैं अपना एशिया की ओर। आप मैप में जो एटलस की बुक आती है वो ज़रूर ले लें और उसी को देखकर बैठें, जिससे कि आपको ज़्यादा सही से समझ में आता रहे। तो ये है हमारा एशिया का मैप, ओके। तो एशिया में सबसे पहले एशिया जो है बहुत से पार्ट में, 4 या पार्ट में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम जिसमें इंडिया आता है उस वाले पार्ट की स्टडी करेंगे। तो हमारा इंडिया है जो साउथ एशिया में आता है, तो साउथ एशिया का ही सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा जूम किए लेते हैं, ठीक। ओके, तो जी हमने कर लिया है जूम। तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, लाइन से डिस्कस करेंगे, और मैप के थ्रू याद करोगे तो आपको बहुत सही से याद हो जाएगा और आपको कुछ दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो साउथ एशिया है इसमें आती हैं 8 कंट्रीज, और इन कंट्रीज़ का नाम मैं याद अभी करवा देता हूँ। आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंटली देख रहे होंगे और फोकस के साथ देख रहे होंगे। तो पहला आता है मालदीव, ये है मालदीव।
तो मालदीव की जो कैपिटल है उसकी है माले। तो आपको एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर मैं जैसे आज मैं 8 आपको कंट्री के बारे में बता रहा हूँ, तो उसका आप कंट्री की लोकेशन, उसका कैपिटल क्या है, मतलब राजधानी क्या है, राजधानी के साथ साथ करेंसी मुद्रा क्या है, उसके साथ साथ उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज याद कर लें, क्योंकि जो एसएससी या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आपको ये आप इस माध्यम से रोज़ रोज़ थोड़ा याद करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। और आप लोग अगर एक साथ याद करना है तो आपको कन्फ्यूज होता है किसकी क्या राजधानी है क्या है, और आप गलत कर जाते क्वेश्चन। तो इसलिए मैं जितना एक मैप में एक वीडियो बना तो वो आज याद कर लें, कल जितना बताऊँ उसमें कर लेना। तो इससे आपको क्या लाभ होगा कि आप कन्फ्यूज नहीं होगी और क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे एग्ज़ाम में। सो पहला देश साउथ एशिया में है, वो है मालदीव्स। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। ये आपको दिख रहा होगा माले, मालदीव की राजधानी है माले। उसके बाद ये मालदीव हो गया। सेकंड नंबर पे आता है श्रीलंका। मालदीव श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। ये इंडिया के नीचे जो कोस्टल नाइबर हैं, मतलब जो समुद्री इलाके में जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, ये है मालदीव और श्रीलंका। तो 2 कंट्री हो गई साउथ एशिया की। अब तीसरी कंट्री तो हम जानते हैं भारत, इंडिया। तीसरी के बाद चौथा कंट्री है जो इंडिया का ही एक भाग है, मतलब विभाजन हुआ है इंडिया से, जिसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान। तो कितनी कंट्री हो गई, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। रिपीट विद मी अगेन, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। और ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 कंट्री जो है। छठवीं है नेपाल, ये आपको दिख रहा होगा नेपाल। छठवां के बाद 7वां है भूटान। 8वां है बांग्लादेश। ठीक, तो कितना एरिया आ गया। अब इसकी हम राजधानी भी डिस्कस कर लेते हैं, और मुद्रा कुछ का हम बता देंगे, कुछ का आप स्वयं ढूंढ लेना। तो देखिए, अगर हम मालदीव की बात करें, पहले नंबर पे मालदीव की माले राजधानी है या कैपिटल है। इसकी मुद्रा है मालदीवियन रुपया, RUFIY, रुपया, मालदीवियन रुपया। श्रीलंका का है श्रीलंकन रुपी, इंडिया का इंडियन रुपी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया। और इसकी राजधानी श्रीलंका की इसमें कोलंबो दिया हुआ है। ये पुराना मैप है इसलिए इसमें अब नई राजधानी श्रीलंका की जो है वह श्री जयवर्धनेपुरा। और इंडिया की राजधानी तो आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद। अफ़गानिस्तान की काबुल, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू और बांग्लादेश की ढाका। तो ये था इसके बारे में। तो चलिए फिर से रिवीजन करते हैं हम इसके लिए। लाइन से मेरे साथ आप रिपीट करेंगे कौन से देश हमने पढ़े साउथ अफ्रीका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब जल्दी से पढ़ेंगे। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ऐसे ही आप 3-4 बार रिपीट करें और आवाज़ में बोलें, तो इससे आपको ये याद हो जाएंगी। अब आपको मैं एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ कि कहाँ बिल्कुल लाइन से ये साउथ एशियन कंट्री लगे हुए हैं। ये रहा, ये तो कोस्टल हो गए, और ये स्थलबद्ध में ये आ गए। ये देखिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये भारत का जो एरिया आ गया। ठीक, ये नेपाल, भूटान होते हुए ये बांग्लादेश का जो ये रीजन है, ये है साउथ एशिया। अब मैं आपको इसके बारे में एक बात बता दूं, ये जो साउथ एशिया है, इन्हीं 8 देशों ने, ये कितने देश हैं, 8, इन्हीं 8 देशों ने जो अपना ट्रेड, व्यापार बढ़ाने के लिए और कॉपरेशन बनाने के लिए एक संगठन की स्थापना की। तो उस संगठन का क्या नाम था, उस संगठन का नाम था सार्क। देखो साउथ है तो सार्क,
उस संगठन का नाम है सार्क, SAARC। तो सार्क एस से साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब क्षेत्रीय जो कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए सार्क की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो आपको सार्क के बारे में इतना याद रखना है। अब अगर कंपटीशन में आपसे पूछ दे कि बताइए इनमें से कौन सा सार्क देशों का समूह है या मेंबर है, या इनमें से कौन सा सार्क देशों का मेंबर नहीं है, तो अगर आपने ये मैप सही से पढ़ा होगा, फोकस के साथ पढ़ा होगा, तो आपको जो सवाल का उत्तर देने में जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपको 8 देशों के नाम याद हैं, क्योंकि आपने मैप के माध्यम से पढ़ा है। ठीक, तो ये था हमारा सार्क के बारे में। ऐसे ही आसियान होता है, ब्रिक्स होता है। इस बार सबके बारे में अगर आप मैप से याद करेंगे तो बिल्कुल सही से आपको याद हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सार्क के बारे में। ओके, तो आगे हम क्या डिस्कस करें? आगे डिस्कस करेंगे हम कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ और बफर कंट्रीज़ क्या होती हैं। लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ ये होती है जो चारों ओर से लैंड से ही घिरा हुआ है। जैसे नेपाल देखिए, जैसे इंडिया को देखते हो तो कोस्टल एरिया और यहाँ से लैंड से, लेकिन ये नेपाल देखिए, भूटान देखिए, ये पूरा यहाँ चाइना आ गया, यहाँ इंडिया है, तो ये दोनों देशों से घिरे हुए। अफ़गानिस्तान देखिए, अफ़गानिस्तान के ऊपर देखिए आप कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो ये सब लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ। ठीक, जो उससे घिरे हुए हैं देशों से, जिसका कोई कोस्टल एरिया नहीं लगा हुआ है। जबकि अब हम बात करेंगे बफर कंट्रीज़ के बारे में। तो बफर कंट्रीज वे कंट्रीज होती हैं ऐसे छोटे देश जो दो बड़े देशों के बीच में आ जाएं, जैसे नेपाल और भूटान। नेपाल में क्या है, देखिए नेपाल ये रहा, ये रहा नेपाल। सॉरी, ये रहा नेपाल। ये जो एरिया है ये है नेपाल का एरिया। तो ये जो नेपाल का एरिया आपको दिख रहा है और ये भूटान का एरिया है, यहाँ तो ये चाइना आ गया और यहाँ क्या आ गया, ये चाइना। इस तरफ एक बड़ी कंट्री है चाइना, कितनी बड़ी कंट्री है देखिए यहाँ, और इस तरफ एक बड़ी कंट्री है इंडिया। तो इन दो बड़ी कंट्रियों के बीच जो छोटी कंट्री रह गई है, जिसे हम नेपाल भूटान, तो इन नेपाल और भूटान को क्या कहेंगे, बफर कंट्रीज कहेंगे। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1। और आगे हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की और आसियान के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। और आप ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसे आप सही से देखें तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और कोई भी क्यूरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि और बताएं कि हम और किस टाइप की वीडियो आपको पसंद है जो हम यूट्यूब पर अपलोड कर सकें। थैंक यू। राइट डाउन योर क्यूरीज इन कमेंट सेक्शन।